आपके ही पूजा की का ये परिणाम है क्या कि उन्होंने बीपीएससी क्लियर कर लिया? सब माँ की कृपा है। सब कितनी खुशी है, सबसे पहले तो आप वो बताइए, उसके बाद हम बाकी मुद्दों पर आएंगे। बहुत खुशी है कि मेरी बेटी अफसर बन गई। इसके लिए बहुत हम सपना देखे थे कि मेरी बेटी कब बनेगी, आज फाइनली बन गई है तो बहुत ही खुशी लग रहा है। किन 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 रिश्तेदारों को फोन करके बताया है भाई बेटी अफसर बन गई? अपने पापा को बताएं कि आपकी नतनी बन गई अफसर। बहुत बहुत खुश हैं और बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेंट जेवियर्स कॉलेज की 2029 के बैच की खुशबू कुमारी। और सबसे बड़ी बात अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि खुशबू जी ने अपने पहले ही अटेम्प्ट में बीपीएससी क्लियर कर लिया है। जी खुशबू जी, पहले ही अटेम्प्ट में बीपीएससी क्लियर करना इतनी कम एज में, कितनी खुशी है आपको? खुशी तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब रिजल्ट के आने से पहले वाली फीलिंग और आज जब उसके बाद वाली ज़िंदगी को जी रही हूँ तो बहुत ज़्यादा फर्क है और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। घर में कैसा माहौल है आपके? घर में ऑफ कोर्स सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग चला गया ड्यूरेशन, क्योंकि 2020 में ही मेरा प्रीलिम्स हुआ था और फिर उसके बाद मेंस इंटरव्यू, तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। तो इसमें थोड़ा ये हो जाता है हैफेज़ेड किस्म का सिस्टम। तो इसमें होता है लोग सोचते हैं अब होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो ये फाइनली जाके शॉकिंगली इतनी रात को न्यूज़ मिला तो सब लोग बहुत खुश हैं। बीपीएससी क्लियर करना ही आपका सपना रहा है या फिर आम युवाओं की तरह आपका फोकस भी पहले यूपीएससी पर रहा था? बिल्कुल आम युवाओं की तरह यूपीएससी पे ही फोकस रहा था, लेकिन 4 अक्टूबर 2020 को मैंने फर्स्ट अपना यूपीएससी का अटेम्प्ट लिखा था और क्योंकि वो नहीं हो पाया था तो मैं घर आई थी और थोड़ा एक पल के लिए वो होता है इंसान को लगता है, बुरा फील होता है, बट मैंने तुरंत 11 अक्टूबर को बीपीएससी का फॉर्म फिलअप कर दिया था और 2-2.5 महीने जैसे मेरे पास समय था क्योंकि 27 दिसंबर 2020 को प्रीलिम्स था। तो मैंने इस 2-2.5 महीने में जो भी मैं स्टेट लेवल का प्रिपेयर कर सकती थी मैंने उसे प्रिपेयर किया और मैं प्रीलिम्स के लिए बैठ गई। फाइनली मेरा ये मार्च में रिजल्ट आया था प्रीलिम्स का, फिर वो हो गया और फिर मेंस और फिर फाइनली इंटरव्यू। जी बहुत बहुत बधाई इसलिए। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप आगे भी यूपीएससी का अटेम्प्ट देती रहेंगी? हाँ, प्रयास तो यही जारी रहेगा कि मैं यूपीएससी का अटेम्प्ट ज़रूर दूँ। ये इस पे डिपेंड करता है कि मेरा आगे का शेड्यूल कैसा होगा, ट्रेनिंग कैसी होगी, वहाँ कितना टाइम मिलता है, कैसा मतलब मेरे पोस्ट को क्या रिक्वायर्ड होगा, तो उस हिसाब से जी ये आगे तो का फिलहाल plan तो होगा। अभी खुशी हमें बीपीएससी को लेकर है तो हम लोग अभी थोड़ा बीपीएससी पर ही फोकस करते हैं। देखिए मोस्ट ऑफ जी जो दर्शक हैं वो स्टूडेंट हैं और वो ऑब्वियसली जानना चाहेंगे कि आप कब से तैयारी कर रही हैं, कैसे तैयारी कर रही हैं। तो थोड़ा ना थोड़ा इसे इजी वे में बता के ताकि स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आए कि कैसे वो एकदम इनिशियल फेज से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट करे, किन चीज़ों पर फोकस करे। एक बार अच्छे से थोड़ा स्टूडेंट्स को समझा दीजिएगा। ओके। देखिए प्रिपरेशन की अगर बात करें तो ये प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट किया है अपनी ग्रेजुएशन के बाद ही। फुल फ्लेज्ड जो प्रिपरेशन होती है 2019 ऑफ मई में मेरा एग्जाम खत्म हुआ था ग्रेजुएशन का और क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा माइंड मेकअप था कि मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ ही जाना है तो मैंने अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया था उसी वक्त से। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको बहुत पहले से पढ़ने की ज़रूरत है, आप अपना ग्रेजुएशन अच्छे से फिनिश ऑफ कीजिए और उसके बाद आप फुल फ्लेज्ड तरीके से लग जाइए। बीपीएससी के लिए या कोई भी और आप स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी के लिए भी आप अगर एग्जाम तैयारी करें तो बहुत सारे बुक्स कॉमन होते हैं। जब आप स्टेट पीसीएस देते हैं तो आपके कुछ क्वेश्चंस बस वो स्टेट स्पेसिफिक हो जाते हैं तो आप उसकी एक अलग तैयारी होती है और बाकी आप जनरल स्टडीज वाले जितने पेपर होते हैं वो मोस्ट ऑफ द सेम ही होते हैं, तो आप उस लेवल पे तैयारी कीजिए। तो अगर स्टार्ट से बात करें तो हमेशा बेसिक से स्टार्ट किया जाता है और मैं हूँ या कोई और एस्पिरेंट्स भी यही बताते हैं, यू स्टार्ट विद एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी बेसिक बुक्स होती हैं उनको स्टार्ट कीजिए। वैसे हमेशा लोग बोलते हैं कि क्लास 6 to 12 करना चाहिए, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मैंने सिंपली 11th और 12th का जो बेसिक एनसीईआरटी बुक आता है बस वही फिनिश किया। यानी कि हमने 10th तक एनसीईआरटी नहीं किया? नहीं मतलब वो पहले जब मैंने पढ़ा था तो किया था, दोबारा मैंने ऐसा मतलब प्रिपरेशन में आने के बाद मैंने कुछ भी वैसा नहीं किया। मैंने सिर्फ 10th और 12th की जो एनसीईआरटी बुक्स थी उससे अच्छे से पढ़ा ताकि मेरे एक बेसिक नॉलेज डेवलप हो जाए कि सब्जेक्ट मुझे क्या कहना चाह रहा है और फिर उस हिसाब से प्रिपरेशन चलता चला गया। हर एक सब्जेक्ट जो है उसका एक अपना स्टैंडर्ड बुक्स भी है। जैसे आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत रेफर करेंगे, आप हिस्ट्री के लिए एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा की बुक आती है वो रेफर करेंगे। मेडिवल हिस्ट्री के लिए तो मैंने यूट्यूब का बहुत ज़्यादा सहारा लिया था, इसलिए मैं उसमें कोई बुक रेफर नहीं करूँगी। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की बुक आती है वो हुई। तो इस तरह से हर एक सब्जेक्ट के लिए एक स्टैंडर्ड बुक है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हुई। तो इस तरह से मैंने सारे बुक्स को एक बार आप बेसिक जैसे ही फिनिश करते हैं तो फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ आगे बढ़िएगा, क्योंकि अचानक से अगर आप स्टैंडर्ड बुक स्टार्ट कर दिए तो हो सकता है आपको समझने में दिक्कत आएगा। तो आप बेसिक से स्टार्ट करें, फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ जाएं
और ये बुक्स और ये सोर्सेज आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, आप कहीं से भी इसे देख सकते हैं, ये कोई टफ जॉब नहीं होगा। मैं कहूँगी इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो ये होता है कि आप हमेशा क्वेश्चन बनाते रहिए, हमेशा आंसर लिखते रहिए। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद फिर आप मेंस के लिए आंसर लिखने आराम से बैठिएगा, नहीं, आप आंसर राइटिंग अपने फर्स्ट डे ऑफ प्रिपरेशन से ही लिखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका प्रीलिम्स होगा और आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा मेंस के प्रिपरेशन के लिए। आपको बच्चे मेंस का एग्जाम देना हो तो आप भी रेडी रहनी चाहिए हर एक फेज के लिए। तो हर एक दिन आंसर प्रिपेयर करना, आंसर लिखना, क्वेश्चंस बनाना, प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चंस बनाना, तो ये तैयारी आपकी लगातार चलते रहनी चाहिए बुक्स के साथ। जैसे मैं क्या करती थी, मैं अगर कोई भी टॉपिक पढ़ती थी तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते थे मैं उन्हें भी सॉल्व करती थी। अगर मैंने मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन फिनिश किया एंशिएंट हिस्ट्री का, तो फिर मैं क्या करती थी कि मैं उससे एक दो मेंस के क्वेश्चंस देखती थी जो अभी आए हुए, यूपीएससी हुआ, बीपीएससी हुआ, जैसा भी हुआ, कोई भी स्टेट पीसीएस हुआ, ये आपको नेट पे भी अवेलेबल मिल जाएगा। आप क्वेश्चन बैंक्स की हिस्ट्री आती है, मेंस के लिए अलग आती है, प्रीलिम्स के लिए आती है, आप कोई भी बुक खरीद सकते हैं। वहां से 2-3 क्वेश्चन जो उठाया, एक ही क्वेश्चन उठाया, कभी नहीं मन किया तो ये लिखने का प्रयास किया कि मैं लिख पा रही हूँ या नहीं लिख पा रही हूँ उस बुक में, या फिर मैंने नेट पे ही उसके स्टैंडर्ड आंसर्स देखे कि बाकी लोग ने उसे कैसे आंसर लिखा है, मैं कैसा लिख पा रही हूँ। तो उस तरह से खुद का इवेल्युएशन करते चली गई कि स्टैंडर्ड कैसा होता है, मैं कैसे लिख पा रही हूँ, और फिर अपने आप को हर दिन इनहेंस करते चली गई। तो एवरीडे आंसर प्रैक्टिस करना होगा और प्रीलिम्स के लिए भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, और बेसिक बुक्स के साथ स्टैंडर्ड बुक्स को आप फिनिश कीजिए, बस इतना काफी है। जी, तो यहाँ पर देखा कि कैसे खुशबू जी ने बताया कि आप स्टार्टिंग बेसिक से आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स की ओर जाइए, फिर प्रीलिम्स मेंस ऐसा ना मत कीजिए कि एक स्टेज का अभी निकलेगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेज की जो है हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, ऐसा नहीं करने के लिए कहा गया है। आपका मतलब जनरली ऐसा कहा जाता है कि सिविल सर्विसेज ही करना है तो फिर आर्ट्स के पेपर ले लो, आपका बायोटेक्नोलॉजी, आप पूरी तरह से इस बात का खंडन कर रही हैं यहाँ पे। हाँ, देखिए होता क्या है कि ये एक बहुत हमारा माइंडसेट बना हुआ है कि हमें ह्यूमैनिटीज की तरफ ही जाना चाहिए अगर जी। आप सिविल सर्विसेज करना चाहते हैं तो। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो अवेलेबल होते हैं उसमें साइंस के सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल होते हैं। तो आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप सिविल सर्विसेज दे रहे हैं, क्योंकि सिविल सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वायरमेंट खोजती है आपसे, आप ग्रेजुएट होने चाहिए इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स। सो वो पर्टिकुलरली ह्यूमैनिटीज की बात नहीं करती है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आप साइंस वाले बैकग्राउंड के, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, अगर आपका इंटरेस्ट है, आप सिविल सर्विसेज की तरफ आपका कोई ल्योरमेंट है, तो आप आराम से कर सकते हैं। जी, तो सिविल सर्विसेज एकमात्र जो रिक्वायरमेंट खोजती है वो ये है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर जैसे बाकी पेपर्स को लेकर तो स्टूडेंट्स अगर कवर कर भी पाते हैं तो एक करंट अफेयर्स जो हो जाता है वो बहुत वास्ट टॉपिक हो जाता है। करंट अफेयर्स का जो वाइड स्कोप हो जाता है उसको आपने कैसे कवर किया? करंट अफेयर्स का मैंने 2 लेवल पे प्रिपरेशन किया था। प्रीलिम्स लेवल पे मैंने अलग प्रिपरेशन किया था और मेंस लेवल पे मैंने अलग प्रिपरेशन किया था। क्योंकि प्रीलिम्स में क्या होता है, जब आप स्टेट पीसीएस एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके वन लाइनर्स किस्म के होते हैं, तो आपको बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं। तो मैंने अलग से नोट्स बनाया था वन लाइनर्स करंट अफेयर्स का भी, और जब आप मेंस की प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पे एक करंट अफेयर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का, इंटरनेशनल अफेयर्स का एक पेपर ही होता है, मतलब जीएस 1 जो पेपर होता है उसका जो सेकंड सेक्शन होता है वो यही होता है करंट अफेयर्स में। आपको 2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के अटेम्प्ट करने होंगे, तो वहां पे आपको लेंदी 400-500 वर्ड्स जैसा एक आंसर लिखना है। तो उसके लिए आपको आपके अंदर करंट अफेयर्स को आप कितना एनालाइज कर पा रहे हैं तो वो भी होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने दोनों लेवल पे प्रिपेयर किया था। अगर बात करें कि वन लाइनर्स का सोर्स क्या था, तो वन लाइनर्स का सोर्स आपको इंटरनेट पे वेरिड मिल जाएंगे बहुत सारे। आप बस डालिए वन लाइनर्स करंट अफेयर्स फॉर मंथ ऑफ जनवरी, फॉर मंथ ऑफ फेब, फॉर मंथ ऑफ जी, मार्च, तो ये आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। आप अगर ऐसा होता है कोई पढ़ के फिनिश कर लेता है, कोई लिख के फिनिश करता है, तो आई यूज टू राइट, मैं लिख लेती थी, चाहे वो 100 ही क्यों ना होता हो, तो वो थोड़ा 2-3 दिन टाइम लगता था, बट मैं लिख लेती थी। वो जनवरी का पूरा करंट अफेयर्स, फरवरी का पूरा करंट अफेयर्स, ये वन लाइनर्स वाले बस लिख लेती थी। और फिर एग्जाम से पहले उसे याद करना होगा ऑफ कोर्स बहुत बार, और लिख लेने से क्या होता है कि आपके माइंड में कुछ सेटअप हो जाता है। और ऐसे भी रोज न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी होता है, तो आपको एक ओवरऑल तो आपको पता होता है कि क्या चल रहा है देश दुनिया में, लेकिन वो ऐसे वन लाइनर्स लिख लेने से आप फैक्चुअल चीजों को याद कर लेते हैं, जो आपको प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा मदद करता है। और जब मेंस के लिए आते कि वहां मैंने कैसे करंट अफेयर्स फिनिश किया था, तो वहां पे मैंने मैगजीन पढ़ा था। एक्चुअली में राउज आईएएस की मैगजीन आती है, फोकस करके, फोकस उसका नाम होता है। तो वो वाली मैगजीन हर मंथ की आती है, और वो सेक्शन वाइज में डिवाइडेड रहती है। इकोनॉमी की अलग होती है, पॉलिटी की अलग होती है, आईआर की अलग होती है, उसमें ही वो एक ही मैगजीन होती है। वन मतलब मैक्सिमम इट गोज टू 150, उससे ज्यादा वो नहीं होता है।
तो बस वहाँ से मैंने एनालिटिकली वहाँ से करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो मेंस लेवल मेरा वहाँ उस मैगज़ीन से कंप्लीट हुआ था और वन लाइनर्स मैंने इंटरनेट के बहुत सारे सोर्सेज़ से मतलब बहुत सारी वीडियोज़ देखती थी। जी, पूरा प्लानिंग के साथ इन्होंने प्रिपरेशन करा है। तो यहाँ पर 147th रैंक आपको कौन-सा पोस्ट मिला है? किस पोस्ट के लिए आप प्रिपरेशन कर रही थी? किसकी आपको उम्मीद थी जिस तरह से आपका एग्ज़ाम गया था? पोस्ट की अगर बात करूँ तो मुझे यहाँ पे अभी 147th रैंक पे रेवेन्यू ऑफिसर का पोस्ट मिला है, दैट इज़ सर्कल ऑफिसर। और वैसे मैंने फर्स्ट प्रेफ़रेंस अपना म्युनिसिपल एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर रखा था और सेकंड प्रेफ़रेंस ही मैंने रेवेन्यू ऑफिसर का रखा था। तो फर्स्ट प्रेफ़रेंस तो मुझे नहीं मिला क्योंकि मेरा सेकंड प्रेफ़रेंस मुझे मिल गया। जी, तो इसके लिए आपको बहुत-बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेशंस। थैंक घर यू। में खुशी है, पूरे मोहल्ले में खुशी है, इनफैक्ट झारखंड में अब खुशी होगी जब लोगों तक ये बात पहुँचेगी। तो बहुत ज़्यादा अभी पढ़ाई की बातें हो गई हैं। पढ़ाई से हटकर आपको और किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, हॉबीज़ वगैरह थोड़ा उसके बारे में बताइएगा? क्योंकि इंटरव्यू में वगैरह में आपका हॉबीज़ वगैरह ये सब भी थोड़ा देखा जाता है, एक्स्ट्रा टैलेंट वगैरह हाँ, भी। बिल्कुल देखा जाता है। वहाँ पे हॉबीज़ आपसे पूछा जाता है कि आप क्या हॉबीज़ हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन्स आपसे पूछा जाता है। तो हॉबीज़ में मेरा एक हॉबी पेंटिंग था कि मैं बहुत इनिशियल डेज़ से ही अपने करते आई हूँ। तो मैंने डिप्लोमा भी किया है फाइन आर्ट्स में। तो ये पेंटिंग वाला एक शौक था, तो ये एक हॉबी था। ये मैं फ्री टाइम में करती थी और एक कुकिंग का मुझे बहुत ज़्यादा तो मतलब इससे पैशनेट है। रिलेटेड तो इंटरव्यू में आपसे पूरे डीप में जाकर क्वेश्चन भी पूछा गया नहीं, होगा? लकीली मुझसे हॉबी से एक भी सवाल नहीं पूछा गया ओके। कि उनका फ़ोकस कहीं और था। ये डिपेंड नहीं करता कि सबसे पूछा जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल से वो पूछ लेते हैं, बट आई वाज़ नॉट अमंग देम। मुझसे नहीं पूछा गया था। हॉबी से मेरा एक भी सवाल नहीं था। इंटरव्यू में 2-3 क्वेश्चन क्या-क्या पूछे गए थे आपसे? इंटरव्यू मेरे बहुत ज़्यादा मेरे ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट मतलब मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट इज़ सोशियोलॉजी। तो वहाँ सोशियोलॉजी वाले ऑप्शनल सब्जेक्ट से मुझसे एक भी सवाल नहीं पूछा गया था। मेरे ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी पे उनका बहुत ज़्यादा फ़ोकस था एंड दे वर वेरी फ़ोकस्ड ऑन करंट अफेयर्स। तो बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स से थे जैसे यासीन मलिक कौन है? आप यासीन मलिक के बारे में जानती हैं या नहीं? रेडक्लिफ लाइन किसे कहते हैं? डूडेंट लाइन किसे कहते हैं? मैकमोहन लाइन किसे कहते हैं? इस तरह के कुछ ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चंस थे। और फिर मेरी पोस्ट प्रेफ़रेंस से भी मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि मेरा म्युनिसिपल एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर था, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्या स्थिति है, क्या प्रॉब्लम फ़ेस करते हैं, स्वच्छता का क्या लेवल है ना, इन सब चीज़ों पे बात हुई। फिर बायोटेक्नोलॉजी से उन्होंने कुछ-कुछ क्वेश्चन पूछे जैसे डीएनए प्रोफाइलिंग, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में क्या काम होता है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का बिहार में क्या स्कोप है और कुछ-कुछ जो स्कीम्स मतलब फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड बिहार में चल रही हैं, वो सब मैंने क्योंकि मैं बोल रही थी तो मैं उनमें स्कीम्स भी ऐड करते जा रही थी सो दैट मेरा आंसर बहुत अच्छा लगे उन्हें। तो फिर वो उन्हें वो स्कीम से एक फॉर्डर पॉइंट मिलते जा रहा था, तो फिर वो पूछते थे, "तो ये क्या है? ये स्कीम का नाम लिया आपने, ये क्या है?" जी। तो इस तरह से चला और कुछ आपसे प्रैक्टिकल नॉलेज भी पूछा जाएगा। जैसे मुझसे पूछा गया था कि आप जब ऑफ़िस में घुस रही थी, तो बाहर वाली बिल्डिंग का क्या रंग था? इस अच्छा, तरह ऐसे भी के हाँ, क्वेश्चन आए थे इस जैसे तरह हम के यूट्यूब पे अक्सर देखा करते थे, हाँ। ऐसे क्वेश्चन पूछे इस तरह के भी आते हाँ, इस हैं? तरह के भी क्वेश्चन्स आते हैं, तो मुझ आई वाज़ अमंग देम। आपके शर्ट में कितने बटन हैं? आपकी शर्ट सीढ़ियाँ में जब आप हाँ, चढ़ रही थी तो कितने हाँ, थे? ये सब बहुत हम लोग यूट्यूब पे देखते थे, लेकिन आई वाज़ नॉट कि ये मेरे साथ ही होगा और मुझसे पूछा गया कि बाहर वाली बिल्डिंग किस रंग की थी? और कुछ-कुछ और ऐसे क्वेश्चंस थे जैसे बाहर लिखा रहता है कि आप सीसीटीवी कैमरा की निगाह में हैं, तो ये पूछा कहता है ऐसा क्यों लिखा हुआ होता है? तो इस तरह के कुछ-कुछ क्वेश्चंस जो क्यों प्रैक्टिकल लिखा हुआ नॉलेज होता पे है? बेस्ड होते हैं। मैंने उन्हें यही बताया था कि उन्होंने मुझसे पूछा था कि बीपीएससी ऑफिस के बाहर जब आप प्रवेश कर रही थी तो ऐसा कुछ लिखा हुआ था, ऐसा क्यों लिखा हुआ था? तो आई सेड कि मैं बहुत बड़े गवर्नमेंट बॉडी के अंदर एंटर कर रही हूँ, नाउ माय बिहेवियर शुड बी डिसिप्लिन। मेरा बिहेवियर उस लायक होना चाहिए कि मैं और मुझे इस बात का पता होना चाहिए कि मैं इस गवर्नमेंट बॉडी में भाग रही हूँ, तो नाउ माय एक्टिविटीज़ शुड बी लिमिटेड इन दैट वे। तो फिर वो सैटिस्फाइड हालाँकि इस आंसर से नहीं थे क्योंकि वहाँ पे वो सैटिस्फाइड आपको पता नहीं चलेगा वो सैटिस्फाइड हैं या नहीं है, उन्हें अच्छा लगा, नहीं लगा, एक्चुअली बट मैंने यही आंसर किया था। वैसे तो अभी हमें जो है आपके बोलने के हाव-भाव सभी चीज़ों से पता चल रहा है कि आपका इंटरव्यू अच्छा ही गया होगा। स्टिल आपको कितना डर लग रहा था? आपने क्या इंटरव्यू के लिए स्पेशली प्रिपरेशन वगैरह किया था, क्लासेस वगैरह लिया था? नहीं, इंटरव्यू के लिए मैंने कोई प्रिपरेशन मतलब कोई क्लासेस तो पर्टिकुलरली नहीं लिया था। मेरे भैया हैं नवीन नाम है उनका, नवीन साहू। तो वो ऑलरेडी झारखंड जेपीएससी क्वालिफाइड हैं। ओके। तो वो एक था मेरे पास बैकग्राउंड था, तो वो मेरे साथ हमेशा थे, तो मैं हमेशा उन्हें कॉल करके घर बुला लिया करती थी कि भैया मेरा थोड़ा एक मॉक ले लीजिए। तो 1-2 मॉक उन्होंने ही लिया था अपनी तरफ से कि बोल पा रही है नहीं, तो 1-2 मॉक में क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा था, तो बोली कि तुम्हें किसी मॉक की ज़रूरत नहीं है, यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट, तुम आराम से जाके दो। जी, कॉन्फिडेंट तो आप हमें लग रही हैं। इसी के साथ अंत हम इससे करते हैं, जो भी जूनियर्स हमारे जो भी सीनियर्स भी हो सकते हैं, जो अटेम्प्ट देते-देते थोड़ा निराश हो जाते हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? एक अच्छे से मोटिवेशनल टाइप में हम इसे एंड करते हैं।
मैं यही कहना चाहूँगी कि ये प्रोसेस थोड़ा हेक्टिक होता है, थोड़ा लंबा होता है। ये जर्नी ऐसा ही है। अगर हमने चूज़ कर लिया है इस जर्नी को, तो हमें इस जर्नी पे बिल्कुल बने रहना चाहिए। बिल्कुल डिटरमाइंड होके खड़े रहना चाहिए कि आई हैव चोज़न दिस जर्नी, और बिल्कुल खड़े रहें और प्रयास करते रहें। बिल्कुल होगा, एकदम होगा। बस आप प्रयास करते रहिएगा और शेड्यूल टाइम टेबल बना के पढ़िए एंड ऑल, डिटरमाइंड रहिए, एकदम होगा। तो अभी हम लोग आंटी जी से यही बात कर रहे थे कि कौन कौन से रिलेटिव को फ़ोन करके कैसे कैसे ये जानकारी देनी है। तो एक बार फिर से आपके साथ हमारे साथ यहाँ पर खुशबू जी की माता श्री हैं। कितनी खुशी है, सबसे पहले तो आप वो बताइए, उसके बाद हम बाकी मुद्दों पर आएंगे। बहुत खुशी है कि मेरी बेटी अफसर बन गई। इसके लिए बहुत हम सपना देखे थे कि मेरी बेटी कब बनेगी, आज फाइनली बन गई है, तो बहुत ही खुशी लग रहा है। कौन कौन से रिश्तेदारों को स्पेशली आपको फ़ोन करके आपने सबसे पहले किन 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 रिश्तेदारों को फ़ोन करके बताया है भाई बेटी अफसर बन गई? अपने पापा को बताएं कि आपकी नतनी बन गई अफसर, और अपने ननद लोग को बताएं, नंदोसी लोग को बताएं, भाई को बताएं, भाभी लोग को बताएं, भतीजा लोग को बताएं, सभी को बताएं। जी, तो ये तो वो रिश्तेदार थे जिनको आपने खुशी से बताया। थोड़ा वो वाला टाइप में आपने किनको फ़ोन किया वो नहीं, बताइए। वैसे मैं किसी को नहीं किए हैं। देखिए, नाम नहीं लेना चाह रही है क्योंकि वीडियो शायद हो सकता है वायरल हो, लेकिन इन्होंने फ़ोन किया, अभी ये मुझे बता रही थी, इन्होंने फ़ोन किया है स्पेशली। नहीं, ऐसा झूठ मत नहीं। बोलिए आंटी। नहीं, ऐसा नहीं किए हैं। अच्छा, तो आपको मतलब जब पता चला तो आपका क्या रिएक्शन था, घर में क्या रिएक्शन था सबका? मतलब कैसा एक अद्भुत माहौल होगा ना, अलग ही बात होती है बेटी का, उसमें भी ऐसा आना। हाँ, बहुत अच्छा लगा इसका रिजल्ट सुन के। हम लोग सब खुश हुए हैं, और क्या बताएं। तो अभी तो वो 1 महीने बाद चली जाएंगी, हमेशा आपके साथ रहा करती थी, मतलब बेटी हमेशा साथ रहना, फिर एक तरह से मानो चले ही जाना, कैसे रहेंगी आप? रहेंगे, बेटी को अफसर बनाना था तो करना ही पड़ेगा, अकेले रहना ही पड़ेगा। और हमारे साथ खुशबू जी के पिताजी हैं। देखिए, जैसा कि वेशभूषा से आपको लग रहा होगा कि अभी पूजा करने जा रहे हैं आप। जी जी, आपके ही पूजा का ये परिणाम है क्या कि उन्होंने बीपीएससी क्लियर कर लिया? सब माँ की कृपा, सब माँ की कृपा है। सब माँ की कृपा। कितनी खुशी है, और आपको और क्या कहना चाहेंगे आप आज? बस यही चाहेंगे कि अभी जो है बीपीएससी निकाले और खूब आगे बढ़े। खूब आगे बढ़े, सब माँ का कृपा है और बेटी जो है खूब आगे बढ़े। साथ खुशबू जी के छोटे पापा हैं। आज आपका जो समाज में है और आपके लोगों के बीच में आपका जो इज्जत है वो थोड़ा और बढ़ गया है, ऐसा हम कह सकते हैं या फिर नहीं? बहुत बहुत कितनी ज़्यादा खुशी है आपको, और आप खुशबू जी को देखकर क्या मतलब आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? बहुत बहुत खुश हैं और बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, है ना। हमारे सभी परिवार का गर्व इससे हुआ और बहुत प्रसन्न हैं हम लोग सब। आशीर्वाद है ये अपने लक्ष्य में और आगे बढ़े, है ना। बिल्कुल यही हम लोग चाहते हैं और बहुत प्रसन्न हैं, सब प्रसन्न हैं। जी, यहाँ पर देखिए, जब बच्चे कुछ हासिल कर लेते हैं तो माइक में भले ही माता पिता कितने कम बोले, लेकिन अंदर से जो वो फील कर रहे होते हैं वो शायद वो शब्दों में कभी भी बयां ना कर पाएं।